So, welcome everyone in the new session of class 9. I am your biology teacher and going to complete the all session of your first chapter, that is the fundamental unit of life. ठीक है, ये हमारा लेक्चर है न्यू, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में. ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था? इसके पहले हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी एपेटाइटिस के बारे में. गोल्जी एपेटाइटिस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हमारे सेल में प्रेजेंट है. सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो. बस शर्त होनी चाहिए कि वो एक यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स टोटली एब्सेंट होते हैं और इसलिए गोल्जी एपेटाइटिस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं. थोड़ा क्विक रिवीजन पहले करते हैं. पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? वहां पे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था और इसके टू टाइप्स थे हमारे. एक आरईआर कहलाता था और एक एसईआर कहलाता था. एसईआर स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सरफेस रफ होता था बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते थे, और एसईआर में सरफेस स्मूथ होता था क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते थे. राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से हमारा आरईआर प्रोटीन की सिंथेसिस में लग जाता था. और रही बात एसईआर की, तो ये प्रोटीन नहीं बना पाता था, लेकिन उसके अलावा ये लिपिड प्लस फैट का फॉर्मेशन करता था. ठीक है, और भी हार्मोन्स स्टेरॉइड्स बनते थे एसईआर से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करता था. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है? इन्हीं प्रोटीन और इन्हीं लिपिड का यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है. प्लांट्स के केस में हम उनको क्या बोलते हैं? प्लांट्स के केस में हम उनको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, है ना? नहीं, डेस्मोटिब्यूल्स. डेस्मोटिब्यूल्स. प्लांट के केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है डेस्मोटिब्यूल्स, और डिक्टियोसोम जो मैंने बोला वो गोल्जी एपेटाइटिस को बोलते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे इसको बोलते थे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? हमारे बॉडी में जो हमारी मसल सेल्स है, उन मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है उनको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी एपेटाइटिस. ठीक है, गोल्जी एपेटाइटिस, जैसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं. गोल्जी एपेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी. ठीक है, इसके बारे में हमने अभी थोड़ा सा देखा कि ये जो होता है ये प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है. इसका काम क्या होता है कि जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, समझो कि ये इसके लिए रॉ मटेरियल बनाता है. मतलब ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी बना करके दे रहा है वो वैक्सिकल में पैक होकर के कहाँ पे आता है? गोल्जी बॉडी के पास. और गोल्जी बॉडी उस रॉ मटेरियल को यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करती है, न्यू प्रोडक्ट्स. ऐसा समझो कि एक फैक्ट्री है. गोल्जी बॉडी एक इंडस्ट्री है या एक फैक्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स दिया जा रहा है और उससे न्यू प्रोडक्ट की सिंथेसिस की जा रही है. ठीक है, तो ये गोल्जी एपेटाइटिस क्या करता है? वही कि हमारे सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो कुछ भी बनता है उस मटेरियल को ये मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ अलग से चीजों को ऐड करके कुछ नया बनाता है. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन. ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, केवल मॉडिफिकेशन ही नहीं करता, और भी फंक्शंस होते हैं. ये चीजों को ट्रांसपोर्ट भी करता है जब भी नीडेड होती है. ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को हम और क्या कह सकते हैं? गोल्जी बॉडी इज also called
गोल्जी एपैरेटस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपैरेटस भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इसके तीन नाम है, एक है गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी होता है ना, ये इस तरीके का हमारे सेल में अपीयर होता है। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे सपोज ये है हमारी सेल, ऐसे लेते हैं, ये है सेल, ठीक है, जिसमें सेंट्रलाइज न्यूक्लियस है अगर एनिमल सेल है, और अगर प्लांट सेल होता है तो साइड में न्यूक्लियस होते हैं, है ना। तो ये है हमारी सेल जिसमें ये क्या है, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस एंड दिस इज आवर सेल, और ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। गोल्जी एपैरेटस का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे कैसे हमको दिखेगा। गोल्जी एपैरेटस जब भी हमारे सेल में प्रेजेंट होगा तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। पहले तो वो होता है कैसे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, है ना, इस तरीके से गोल्जी एपैरेटस का स्ट्रक्चर होता है। वो हमारे सेल में इस तरीके से अरेंज होता है, ऐसे। ठीक है, हमारे सेल में ये ऐसे अरेंज रहता है, मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, अगर हम इसे अपना न्यूक्लियस अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका एक साइड, गोल्जी बॉडी का एक साइड जो है न्यूक्लियस की तरफ दिख रहा है और एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ दिख रहा है ना। इसके दो फेसेस नजर आ रहे हैं, एक ये फेस है और एक ये फेस है। अगर एक स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो एक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इस तरीके से, है ना। इसके दो फेसेस दिख रहे हैं, एक अपवर्ड है ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये वाली साइड, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस की साइड पे है, मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना, जो न्यूक्लियस की तरफ नजर आ रहा है, और एक फेस जो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हमें विजिबल हो रही है। ये इसकी दो साइड हमने देखी, है ना, ये साइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगी और ये फेस जो न्यूक्लियस की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका ना अलग अलग जैसे फेस है वैसे इन दोनों फेसेस का अलग अलग नेम होता है। जहाँ पे जो फेस न्यूक्लियस की तरफ वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेस, सिस फेस, और जो साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। ठीक है, एक साइड जो न्यूक्लियस की तरफ है और एक फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफेस। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ट्रांसफेस क्या है, यहाँ पे ट्रांसफेस क्या होगा, ये साइड ट्रांसफेस होगी, ये साइड हमारी क्या है, ट्रांसफेस, है ना, ये क्या हमारी ट्रांसफेस। और ये साइड को हम क्या बोलेंगे, इस साइड को बोलते हैं जो इधर दिख रही है फ्रंट पे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस के साइड पे, इसको बोलते हैं सिस फेस। ठीक है, तो दो फेसेस हो गए हमारी गोल्जी बॉडी के, एक जो न्यूक्लियस की साइड पे है वो हमारा सिस फेस कहलाता है, और एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे हम ट्रांसफेस बोलते हैं। ठीक है, सिस फेस और ट्रांसफेस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। सिस फेस का काम क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया कि जो हमारा गोल्जी बॉडी है वो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करता है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना, और फिर उसी मटेरियल को मॉडिफाई करता है और फिर उसको ट्रांसफर करता है जब भी नीडेड होती है या जिस भी डेस्टिनेशन पे रिक्वायर्ड होता है। तो ये दो फेसेस हैं, एक सिस फेस और एक ट्रांसफेस। सिस फेस को हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, हम इसे बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और इसे बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। ठीक है, सिस फेस को बोला फॉर्मिंग फेस और क्या बोला,
फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और इधर हम इसे और भी बोल सकते हैं, जैसे कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ये तो पढ़ा होगा, है ना। ऐसे ये फेस हमको कैसे लग रही है, कॉन्केव, और ये क्या हमारा कॉन्वेक्स वाला फेस, है ना। तो सिस फेस हमारी यही है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्केव। ये कॉन्केव मिरर जैसे दिख रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव फेस, कॉन्केव फेस, ठीक है। और ट्रांस फेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। तो ये अलग अलग नेम है उन्हीं दोनों फेसेस के, जो ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये फेसेस किसकी हैं, गोल्जी बॉडी, ये फेसेस किसकी है, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे सेल के अंदर। और गोल्जी बॉडी है क्या, एक सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो फेसेस है गोल्जी बॉडी की वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हमको दिख रहा होगा, यहाँ पे इधर एक ये फेस है ना, और एक ये, अलग अलग से देखते हैं, एक ये फेस है और एक ये फेस, ठीक है। दो डिफरेंट फेसेस है, एक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगी और एक टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है हमको, छोटे छोटे से वेसिकल्स दिख रहे हैं। अभी वेसिकल्स के बारे में बताऊंगी, मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जिनमें मटेरियल पैक होकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। इनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, वेसिकल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स के भी नेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अगर वो किसी चीज को लेकर के आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल। और अगर गोल्जी बॉडी से कोई वेसिकल, कोई सामान मॉडिफाइड हो चुका है जो, उसको लेकर के कहीं और सेल में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक है। तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका नेम है। देखते हैं इधर गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फ्लैटेंड डिस्क ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट कॉल्ड गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नल हो गई, ठीक है। जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, जो ये स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक जिसके दो दो फेसेस थे, एक न्यूक्लियस की साइड और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। इन फेसेस को बोलते हैं सिस्टर्नी, यहाँ पे सिस्टर्नी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्टर्नी, एक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी। ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी यहाँ पे कैसे अरेंज्ड है, पैरेलल अरेंज्ड है, मतलब एक सिस्टर्नी ऐसे है, फिर दूसरी इसके पीछे, फिर तीसरी। तो इस तरीके से हमारी सिस्टर्नी ऐसे ऐसे करके अरेंज्ड है, ठीक है। तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी कॉल्ड गोल्जी बॉडी। अच्छा, गोल्जी वर्ड कहाँ से आया ये पता है? गोल्जी बॉडी को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मतलब हर ऑर्गेनेल को तो साइंटिस्ट लोग ने ही डिस्कवर किया, हमने तो नहीं। तो जो साइंटिस्ट गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किए थे ना, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, उनका नाम ही था कैमिलो गोल्जी, और इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इधर ये क्या बता रहे हैं इसके बारे में कि फ्लैटेंड डिस्क ऑफ सिस्टर्नी पैरेलल अरेंजमेंट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। सिस्टर्नी के बारे में क्या बोला है कि ये फ्लैटेंड डिस्क है, एक ऐसा डिस्क जो फ्लैट है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर
कॉल्ड सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के पैरेलल अरेंजमेंट को ही कहा जाता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है गोल्जी बॉडी के बारे में, ये इसके अलग अलग नेम्स जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। एक नेम गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को और क्या बोलते हैं, गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी बॉडी इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी एपैरेटस एंड आल्सो गोल्जी बॉडी in plants called dictyosome. It is not correct. देखो सिंपली हम इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी, इसे हम गोल्जी एपैरेटस भी बोलते हैं, इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर एक प्लांट सेल है, ठीक है, अगर एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडी होगी, लेकिन वहां पे इसको गोल्जी बॉडी कहने के बजाय हम इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ठीक है, वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक, तो गोल्जी बॉडी सब में प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी, एनिमल में भी, लेकिन प्लांट के केस में स्पेशली इसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, और एनिमल्स में इसको गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे नाम इसलिए जानते रहो क्योंकि एग्जाम में किसी भी वर्ड से क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज डिक्टियोसोम, तो लगेगा कि अरे ये तो सिलेबस से आउट है, लेकिन नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है गोल्जी बॉडी के बारे में नेक्स्ट लाइन है कि कनेक्शन विथ ईआर मेम्ब्रेन। ये जो गोल्जी बॉडी होती है ना, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। मतलब जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन फिनिश हो रही है वहीं से गोल्जी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। सपोज अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे 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 अरेंज्ड है, तो यहीं से हमारी जो गोल्जी बॉडी है ना, इन्हीं से अटैच होकर के स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहीं से वो भी अटैच होकर के स्टार्ट हो जाती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्यों अटैच होती है ये जानना जरूरी है। Why it is attached with the membrane of ER? Because इसको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कौन बनाएगा इसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वो अपने लिए रॉ मटेरियल लेने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होकर के प्रेजेंट रहती है, ताकि रॉ मटेरियल जैसे ही बन के सिक्रीट हो सेल में, वो कहीं इधर उधर ना जाए, तुरंत गोल्जी बॉडी उसे कैच करे। ठीक है, क्यों है यहाँ पे इसका रीजन लिख लेते हैं, टू obtain raw material। ठीक है, to obtain raw materials from ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको रॉ मटेरियल चाहिए, इसी वजह से ये उसकी मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। और वो रॉ मटेरियल क्या है, वो रॉ मटेरियल है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है वो सब कुछ गोल्जी बॉडी के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। कैरी द रॉ मटेरियल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स को कैरी करता है, कैरी दी रॉ मटेरियल फ्रॉम ईआर से ये अपना रॉ मटेरियल कैरी करते हैं फ्रॉम ईआर। ठीक है, फिर मॉडिफाइड मटेरियल को फिर ये ट्रेवल कराता है पूरे सेल में। मॉडिफाइड मटेरियल कहां से आएगा, रॉ मटेरियल आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और सेल के पास मॉडिफाइड मटेरियल आएगा फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये काम किसका है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन है, मॉडिफिकेशन, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन है। अभी हम फंक्शनिंग की भी डिस्कस करेंगे कि गोल्जी बॉडी एक्ट कैसे करती है। देखो फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फेसेस हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कहाँ पे फेसेस हमने कहाँ पे डिस्कस किए, ये रहे फेसेस, एक ट्रांसफेज और एक सिस फेज। जो फेस न्यूक्लियस की तरफ है वो है हमारा सिस, और जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेज। ठीक है, तो यहाँ पे फेसेस ऑफ गोल्जी बॉडी के बारे में बात हो रही है, और फेसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे फेसेस ऑफ गोल्जी बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेसेस ऑफ गोल्जी बॉडी, है ना।
2 faces are कौन कौन से? एक है सिस फेस, एक है हमारा सिस फेस और दूसरा है हमारा ट्रांस फेस। ठीक है, एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। सिस फेस का काम, सिस फेस को हम और क्या बोलते हैं? सिस फेस को हम और क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस, है ना। सिस फेस को हम और बोलते हैं फॉर्मिंग फेस या फिर कॉनकेव फेस। केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ऐसे, ये ऐसा होता है इसका डायग्राम। तो ये क्या है? केव जैसे स्ट्रक्चर है ना ऐसे। तो ये क्या हमारा कॉनकेव फेस और ये मैच्योरिंग फेस या फिर हम और क्या कह सकते हैं इसको? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हमारे सिस और ट्रांस फेस। इनका फंक्शन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आगे हमको गोल्जी बॉडी की जब फंक्शनिंग समझनी हो तो आसानी से समझ आए। सिस फेस का काम क्या होता है ना कि जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे समझते हैं फंक्शन ऑफ सिस फेस। फंक्शन ऑफ सिस फेस, ठीक है। सिस फेस का फंक्शन देखते हैं। सिस फेस का फंक्शन क्या होता है? सिस फेस को पहले बना लेते हैं। ठीक है, यही है अपना सिस फेस, हाईलाइट करते हैं उसको, यही है ना। ये है अपना सिस फेस। सिस फेस का फंक्शन अभी देख समझते हैं। जैसे हमें ये बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रॉ मटेरियल बना रहा है और फिर उसी रॉ मटेरियल को गोल्जी बॉडी यूज कर रहा है। कैसे ऑब्टेन कर रहा है? सपोज ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर बनाते हैं, इधर देखते हैं। सपोज ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कैसे होता है? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। फिर ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन दोनों और फिर ये हमारा इधर से न्यूक्लियस आता है ना, और फिर इधर से हमारा न्यूक्लियस आता है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमारे सेल में अरेंजमेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस से ही हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों, ठीक है। ये हमारी दोनों न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, ठीक, और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से अराइज हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यही अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्या है, हमको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आकर के अटैच हो जाते हैं कौन? राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स आकर के इस पे अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे नहीं अटैच होते, केवल कुछ पार्ट पे अटैच होते हैं और उतने दूर के राइबोसोम को हम क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बस ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम क्लासिफाई भी कर लेंगे ना। ये है इतना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, और बाकी जो बचा वो क्या हमारा हो गया? बाकी जो बच गया उसको हम क्या बोल देंगे? एसिया। ठीक, तो अब क्या होगा कि जो हमारा एसईआर है वो क्या बनाएगा? एसईआर क्या बनाएगा? एसईआर क्या बनाएगा हमारे लिए? लिपिड बनाएगा, लिपिड और मेनली फैट। मेनली इन लोग की यही सिंथेसिस करता है, एक तो लिपिड की और एक दूसरी फैट। आरईआर के बारे में डिस्कस करें तो
ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली इसके पास राइबोसोम है तो ये हमारे लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब क्या है, हमारा RER बना दिया प्रोटीन, SER बना दिया लिपिड और फैट। ठीक है, और भी चीजें बनाता है लेकिन अभी हमें उसको डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है कि फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिपिड बना वो इस किस तरीके से सेल में प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ से प्रोटीन बन गया, राइबोसोम में हमारा प्रोटीन बना रहा है, यहाँ से प्रोटीन बना तो क्या प्रोटीन ऐसे इस सेल में से बहता रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे फ्लो करता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीन ना पैक होते रहेगा। और वो कैसे, जब राइबोसोम से प्रोटीन रिलीज होगा, ये क्या हमारा राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम जब प्रोटीन बना के रिलीज करता है, अभी प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस चल रही है और जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस खत्म होगी तो ये प्रोटीन को एक वेसिकल में पैक करके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा हमको, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन बना और एक वेसिकल में पैक हुआ, उसमें ये पूरा हमारा प्रोटीन फिल्ड है। ठीक है, और फिर उसको रिलीज कर दिया, अब वो साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन हमारा अवेलेबल हो गया। ठीक है, इसमें क्या फिल्ड है, इसमें है प्रोटीन। ठीक है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई वैसे ही और भी चीजों की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ से जब लिपिड बन के आएगा तो लिपिड भी वेसिकल में ऐसे पैक होकर के आएगा। ठीक है, क्या है ये हमारा लिपिड। ठीक है, और जब फैट बनेगा तो वो फैट भी इसी तरीके से पैक होकर के आएगा, कैसे, फैट बन के रिलीज हो गया, क्या करना, फैट बन के रिलीज हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा फैट। अब देखो ये क्या है, रॉ मटेरियल फॉर गोल्जी बॉडी। अब ये हमारे साइटोप्लाज्म में क्या ऐसे रिलीज हो गया ना, इधर लिपिड बन गया, इधर फैट बन गया, इधर प्रोटीन बन गया। और हमें यह भी पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसी से अटैच होता है गोल्जी बॉडी, मतलब यहीं कहीं से गोल्जी बॉडी भी अपना फॉर्मेशन शुरू कर रही होगी, यहीं कहीं गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होगी, है ना। गोल्जी बॉडी को हल्का सा अगर हम लोग देखें तो गोल्जी बॉडी भी यहीं कहीं पे लोकेट हो रही होगी, इधर ही कहीं पे ऐसे ऐसे ही प्रेजेंट होगी वो भी, है ना। गोल्जी बॉडी भी यहीं कहीं प्रेजेंट होगी ऐसे। तो ये क्या करेगी, अब हमने ये हमारा सपोज गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये हमारा गोल्जी बॉडी और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है, इधर RER का पोर्शन, ये SER से लिपिड और फैट बना, ये रहा हमारा लिपिड और ये रहा फैट। ठीक है, RER से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, प्रोटीन को ऐसे रिलीज कर दिया राइबोसोम ने साइटोप्लाज्म में। इधर हमारा जैसे ये मेम्ब्रेन से ही तो अटैच रहता है गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी सपोज हमारा यहाँ पे लोकेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो भी मेम्ब्रेन, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी मेम्ब्रेन से जैसे ये सब रिलीज आउट होंगे, ठीक है, तुरंत ये कैच करने की कोशिश करेगा, तुरंत इसको कैरी करेगा, मतलब जब इसको रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो मॉडिफिकेशन करेगा, तो ये रॉ मटेरियल को कैच करने के लिए ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। अब जैसे ये प्रोटीन रिलीज हुआ, ये तुरंत उसको कैरी करेगी, जहां से भी फैट रिलीज हुआ ये उसको कैरी करेगी, केवल इसी साइड में प्रेजेंट है, वो हर तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं देख लूँ तो सपोज हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इधर जैसे ये लिपिड बना, रिलीज हुआ, तुरंत ये लिपिड को कौन, सिस फेज कैच करता है। ये जो पहले रॉ मटेरियल को कौन पकड़ता, कौन है, दोनों फेसेस में से सिस फेज जो है रॉ मटेरियल को कैरी करती है। ठीक है, सिस फेज, ट्रांस फेज, दोनों फेसेस में से जो सिस फेज होगी वो फटाफट से रॉ मटेरियल को कैरी करने की कोशिश करेगी, जहां कहीं भी रॉ मटेरियल होगा वो तुरंत मेम्ब्रेन पे आ जाएगा। मतलब अब अगर हम इधर देखें, ये ठीक है, अगर हम इधर देखें तो हमारा लिपिड बन चुका है, लिपिड यहाँ पे रिलीज हुआ और वो लिपिड इस तरफ आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे जैसे ही आएगा तो या तो ये वाली सिस फेज और या तो ये वाली सिस फेज, ये तो है अपना सिस फेज, है ना, या तो ये वाली सिस फेज और या तो ये वाली सिस फेज,
दोनों में से कोई भी सिस फेज उसको कैच कर लेगी। ठीक है, सिस फेज ने कैच कर लिया। अब ये बाद में मॉडिफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही फैट रिलीज हुआ इस तरफ आया, यहाँ की ये सिस फेज है और इसकी ये सिस फेज है, इधर आया, इस सिस फेज में फैट आता हुआ नजर आ रहा है, तुरंत इस सिस फेज जो होगी फैट को कैच कर लेगी। इधर जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा उसका सिस फेज प्रोटीन को ऐसे कैच कर लेगा। तो प्रोटीन का वेसिकल कैसा नजर आएगा जब कैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जब प्रोटीन ये वाली जो सिस फेज है जब ये प्रोटीन को कैच कर लेगी तो कैसे नजर आएगी। देखो, जब प्रोटीन के वेसिकल को ये कैच करेगी तो ये कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे, ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या फील्ड है हमारा, प्रोटीन फील्ड, प्रोटीन है। ठीक है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, लिपिड है और फैट है। ठीक है, ये एक ही वेसिकल में भी पैक हो सकता है और अलग अलग वेसिकल में भी पैक हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ऐसा वेसिकल आया है जिसमें फैट भी है, लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। ये ग्रीन पिगमेंट हमारा क्या है, प्रोटीन, इसे हमने एज्यूम किया है प्रोटीन। ये पर्पल ये है हमारा लिपिड। ठीक है, और ये येलोइश कलर जो है ये है फैट। अब क्या हुआ, सिस फेज का फंक्शन समझ आ रहा है ना कि सिस फेज क्या कर रही है, जो रॉ मटेरियल वाला वेसिकल है, ऐसा वेसिकल, ठीक है, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल भरा हुआ है, वो वेसिकल सिस फेज उस वेसिकल को कैच कर रही है, वो वेसिकल सिस फेज पे आकर के अटैच हो जा रहा है ना। ये हमको समझ आ गया तो हम इतना लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ सिस फेज क्या है, कैरी या फिर कैच दी वेसिकल कंटेनिंग रॉ मटेरियल। है ना, यहां पे हमने क्या देख लिया, सिस फेज का फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, कैरी या फिर कैच दी वेसिकल, कैच दी वेसिकल, ऐसे वेसिकल को कैच किया इसने, जो ये बी है भाई, एन मत समझ लेना। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसे वेसिकल को कैच किया जो क्या कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को कंटेन कर रहा है, इसलिए उस वेसिकल को कैच कर लिया। ठीक है, ऐसा वेसिकल जिसमें रॉ मटेरियल है, ठीक है, उस वेसिकल को सिस फेज ने कैच कर लिया। अब फंक्शन ऑफ सिस फेज यहीं पे खत्म हो जाता है। केवल यही फंक्शन है हमारे सिस फेज का कि ये क्या करती है, रॉ मटेरियल वाले वेसिकल्स को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाती है और अपने ऊपर यहाँ पे रखती है। फिर क्या होगा, स्टोर करती है। ठीक है, ढूंढेगी पूरे साइटोप्लाज्म में, जहां कहीं भी रॉ मटेरियल वाला वेसिकल होगा उसको ये ढूंढेगी। ठीक है, और ढूंढने के बाद अपने सिस फेज पे गोल्जी बॉडी उसको स्टोर करेगी। ठीक है, सिस फेज पे गोल्जी बॉडी उस वेसिकल को स्टोर करेगी। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन नजर आ रहा है गोल्जी बॉडी का कि ये क्या कर रही है, स्टोरेज, स्टोरेज का काम कर रही है ना। कैसे, अभी देखो यहाँ पे। अब क्या होगा, इतना हमको समझ आ गया कि जो हमारा सिस फेज है उसका काम क्या था कि जो भी रॉ मटेरियल कंटेनिंग वेसिकल है उसको कैच करना। ठीक, बस यही पे इसका फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा कि जब इसने कैच कर लिया, ठीक, इसने कैच किया, तो फिर कुछ टाइम के बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक होगी। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद कैसी अपीयर होगी, देखो ये जो है ये मेम्ब्रेन यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगी। ये सिस फेज की मेम्ब्रेन नहीं, ऐसे समझो। देखो ये जो व्हाइट वाली मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे वेसिकल की मेम्ब्रेन जिसमें ये सारे हमारे रॉ मटेरियल कंटेन है, इसका ये जो लेयर है ये ब्रेक होगा। ठीक है, ये लेयर यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक होगी
और फिर इसी जहाँ पे ये ब्रेक हुआ है वहीं से ये सारे रॉ मटेरियल गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी के अंदर इंटर हो जाएंगे। मतलब अब ये सब इसी पैसेज के थ्रू यहाँ से एंट्री लेने लगेंगे, कहाँ? सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी। ये क्या है? ये हमारे गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, है ना? हमारे गोल्जी बॉडी का ये सिस्टर्नी है, जहाँ पे क्या हो रहा है? वेसिकल थोड़ी सी ब्रेक हुई, रॉ मटेरियल कंटेनिंग वेसिकल थोड़ी सी ब्रेक हुई, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से ये सारा रॉ मटेरियल सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी में इंसर्ट करने लगे। तो कुछ टाइम के बाद हमको कैसा सिनेरियो दिखेगा कि जो हमारा सिस्टर्नी है उसमें हमारे प्रोटीन्स आ चुके हैं, ठीक है? उसमें प्रोटीन्स आ चुके हैं, लिपिड्स आ चुके हैं, फैट आ चुका है, और साथ ही साथ मतलब पूरा जो मटेरियल आया था गोल्जी बॉडी के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से, वो सब मटेरियल इसमें फिल हो जाएगा। तो ये जो रॉ मटेरियल वाला वेसिकल है वो खाली हो जाएगा, ब्लैंक, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। कैसे दिखाऊं ब्लैंक? ऐसे। जब ये सारा कुछ मटेरियल इसमें इंसर्ट हो जाएगा तो ये जो क्या है, ये मटेरियल जितना भी था इसके अंदर अब वो ब्लैंक हो चुका है, और अब वो खाली हो गया। सब कहाँ आ गए? इधर आ गए, ठीक है? सब कहाँ पे आ गया? इधर। तो अब उधर कुछ भी लोकेट नहीं होगा, जो भी मटेरियल था सब फिल्ड हो गया हमारे सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी पे, ठीक? अब क्या होगा? तो गोल्जी बॉडी का भी फंक्शन यहाँ से समझते चलो। फेस का फंक्शन समझ आ गया कि इसने रॉ मटेरियल वाले वेसिकल को कैच किया। गोल्जी बॉडी का पहला फंक्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिस्टर्नी में इसने सारे रॉ मटेरियल को स्टोर कर दिया। तो गोल्जी बॉडी का पहला फंक्शन हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हम नोट करते चलेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है? पहला फंक्शन हम अभी नोट कर रहे हैं वो ये कि गोल्जी बॉडी ने क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल था उसको स्टोर कर लिया। तो स्टोर करने का मतलब इसने क्या किया? स्टोरेज, ये इसका फर्स्ट फंक्शन हमको अभी तक पता चल गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे सारे मटेरियल स्टोर हो गए हमारे सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी में। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी? मॉडिफाई करके कुछ नया क्रिएट करेगी, ठीक है? मॉडिफाई कैसे होता है मटेरियल? गोल्जी बॉडी के पास अपने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ तो इसके पास खुद का भी है, ठीक है? तो ये क्या करेगी, इसके पास शुगर है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, इसके पास शुगर है बहुत ज्यादा, ठीक? तो ये क्या करेगी ना, इन शुगर को प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ, फैट के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? क्यों बाइंड करेगी? क्योंकि ये चाहती है कि ये कुछ नया करे, कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, है ना? कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, और वो फॉर्मेशन करने के लिए इसके पास केवल और केवल शुगर रहती है। तो ये क्या करेगी, शुगर का एडिशन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है? तो सपोज अगर यहाँ पे फैट था, ठीक है, अगर यहाँ पे फैट था जो कि कहाँ से आया, इस वेसिकल से, ठीक है? फैट में अब क्या ऐड हो गया, फैट में अब क्या जुड़ गया, शुगर, ठीक है? तो कुछ नया मटेरियल बन जाएगा। फिर ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई पुरानी चीज है उसमें कोई और चीज हम अगर ऐड कर देते तो हमारे पास जो नई चीज आएगी वो कुछ अलग ही होगा। सपोज अगर हम कलर्स की बात करें, अगर मेरे पास व्हाइट कलर है, ठीक है, उसमें मैं रेड कलर थोड़ा सा मिक्स कर दूं तो मेरे पास एक न्यू कलर, पिंक कलर, न्यू कलर बन करके आ गया है, ठीक है? तो वैसे ही इसमें हुआ, फैट था उसमें शुगर का एडिशन हुआ तो समथिंग न्यू बन करके, नया प्रोडक्ट बन करके आया, ठीक है? फिर इधर क्या था, लिपिड था, लिपिड है, ठीक है? उसमें क्या ऐड हो गया, शुगर, क्योंकि गोल्जी बॉडी के पास शुगर ही तो है, तो इसमें शुगर का एडिशन हुआ, और जैसे ही शुगर ऐड होगा ये कुछ नया प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा, ठीक है? फिर और क्या था, प्रोटीन,
ठीक है। प्रोटीन में क्या ऐड हुआ? शुगर। शुगर जैसे ही प्रोटीन में ऐड होगा ये कुछ नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये क्या कर रही है? चीजों को मॉडिफाई कर रही है। पहले प्रोटीन था, सपोज अगर मेंशन तो है, जैसे मैं बताती हूँ। सपोज अगर प्रोटीन में ऐड हुआ शुगर, ठीक है, तो रिजल्ट में हमको क्या मिलना है पता है? रिजल्ट में जो मिलेगा उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। वैसे ये ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो अगर प्रोटीन था हमारे पास पहले से, क्या प्रोटीन आया, शुगर ऐड किया, बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम जरा प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन में कंपैरिजन करें तो प्रोटीन क्या है? नॉर्मली प्रोटीन है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ऐसा प्रोटीन जिसके साथ शुगर बाइंड है, ऐसा प्रोटीन जिसके साथ शुगर बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो पहले की कंपैरिजन में अब वो कुछ और ही है। अब वो प्रोटीन नहीं रह गया, अब वो ग्लाइकोप्रोटीन है। अब वो प्रोटीन नहीं कहलाएगा, उसे हम आप ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, है ना। तो पहले प्रोटीन था, बाद में मॉडिफाई हुआ, कुछ चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मॉडिफिकेशन। चेंज आ गया ना प्रोटीन के कॉम्पोजिशन में। पहले केवल प्रोटीन था, अब वो बदल गया, बदल के क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। बदलने की प्रोसेस को ही क्या बोल दिया गया? मॉडिफिकेशन। तो गोल्जी बॉडी का दूसरा फंक्शन भी हमको आ गया, वो क्या है? मॉडिफिकेशन। गोल्जी बॉडी क्या करती है? मॉडिफिकेशन, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या कर रही है? मॉडिफिकेशन। दूसरा फंक्शन आ गया, पहला फंक्शन स्टोरेज, दूसरा है मॉडिफिकेशन। चलो मॉडिफिकेशन हो गया। अब मॉडिफिकेशन के बाद का काम क्या होता है ये देखिए, ठीक है। मॉडिफाई किया प्रोटीन को, बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन में। अब क्या? जैसे ही प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही मॉडिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह इस ग्लाइकोप्रोटीन को वेसिकल में पैक करके साइटोप्लाज्म में रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे ग्लाइकोलिपिड बनेगा, जैसे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, नए नए सब्सटेंस को नए नए वेसिकल में पैक करेगी और साइटोप्लाज्म में रिलीज आउट कर देगी। तो कुछ इस तरीके से हमको विजिबल हो जाएगा। कैसे दिखेगा? सपोज यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन जैसे ही बना, शुगर का एडिशन हुआ प्रोटीन में, और यहाँ पे हमको दिख जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। येलो कलर का था ना प्रोटीन, प्रोटीन को येलो एज्यूम किया, प्रोटीन है, ठीक है। ये रहा अपना शुगर, शुगर वाइट से ऐसे, ठीक है। प्रोटीन था, ये है अपना शुगर, ठीक है। मॉडिफाई होकर के ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा समझते हैं ना थोड़ा डायग्राम से, ठीक है। देखो चीजों को मॉडिफाई कैसे किया जा रहा है। ये है अपना प्रोटीन, ठीक है। ये है प्रोटीन, प्रोटीन में एडिशन हुआ किसका? शुगर का, और फिर क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन था, शुगर ऐड हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का वेसिकल है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का वेसिकल है। अब ये क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक का ये जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी ग्लाइकोप्रोटीन जैसे ही यहाँ पे बनेगा, वो उसको तुरंत यहाँ से रिलीज आउट कर देगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन हमारा बन गया, उसको अब यहाँ से फटाफट से रिलीज करना चालू कर देंगे। अपने पास रखती नहीं, कोई भी नया मटेरियल बना के अपने पास नहीं रखती, वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर देती है कि जिसको अब जरूरत है वो लेकर के जाए और अपना यूज करे, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे रिलीज हो गया हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज आउट हो गया, ठीक। तो ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करने से पहले इसने क्या किया? ऐसे ही थोड़ी कि ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन जैसे बन गया, इसको ऐसे हम सेल में ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया। पहले इसको पैक किया, एक वेसिकल बनाया, उसमें उसको पैक किया,
उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज आउट कर दिया, है ना। ऐसे इसने स्प्रेड नहीं किया, ऐसे स्प्रेडिंग नहीं की ग्लाइकोप्रोटीन, स्प्रेडिंग नहीं की, उसको पैक करके अच्छे से वेसिकल में तब रिलीज किया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमको ये समझ आ रहा है कि गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन करने के बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाया उसकी पैकेजिंग की है, उसको वेसिकल में पैक किया है, पैकेजिंग की है उस चीज की, और पैकेजिंग करने के बाद उसको रिलीज किया है ना। तो हमको इसका नेक्स्ट फंक्शन समझ में आ गया, और वो क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग नेक्स्ट फंक्शन आ गया समझ, क्या है, पैकेजिंग, ठीक है। तो उसने ऐसे ही मॉडिफिकेशन करके जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाया उसको ऐसे ही नहीं रिलीज कर दिया, उसको पहले वेसिकल में पैक किया अच्छे तरीके से, और पैक करने के बाद फिर उसको जाकर के साइटोप्लाज्म में रिलीज किया, ठीक है। तो पहले क्या, स्टोरेज, यहाँ पे स्टोर किया, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन चल रही है, मॉडिफिकेशन चलने के बाद नया प्रोडक्ट बना, उसको पैक करके बढ़िया से साइटोप्लाज्म में रिलीज किया, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसने पूरा रिलीजमेंट कर दिया। यहाँ से ना इस पैकेजिंग वाली प्रोसेस से हमको एक बात और समझ आ गई, वो क्या, फंक्शन ऑफ ट्रांसफेज। ट्रांसफेज का क्या काम है, नजर आया, सिस फेज का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे वेसिकल आ रहा है, मटेरियल यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और यहाँ से जो नया मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट था उसको वेसिकल में पैक करके रिलीज करना है ना। तो यहाँ से हमको ट्रांसफेज का भी फंक्शन समझ आ गया, वो क्या है वो भी नोट कर लेते हैं। ट्रांसफेज का फंक्शन, फंक्शन ऑफ ट्रांसफेज, ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्रांसफेज क्या समझ आया, रिलीजिंग आउट द मॉडिफाइड material out of cisternae of Golgi body, ठीक है। तो यहां से हमको फंक्शन ऑफ ट्रांसफेज भी समझ आ गया कि ट्रांसफेज के थ्रू ही फंक्शन, क्या समझ आया कि ट्रांसफेज के थ्रू ही जो मटेरियल मॉडिफाई हुआ था, जो ग्लाइकोप्रोटीन बना था, जो ग्लाइकोलिपिड बना था, वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो रहा है, कहां से, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी से, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सिस फेज देखा था कि वहां से हमारा मटेरियल इंसर्ट हो रहा है गोल्जी बॉडी के अंदर, और यहाँ से रिलीज आउट हो रहा है। अब हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया है गोल्जी बॉडी से निकला ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। गोल्जी बॉडी रिलीज हो चुका है, ये हमको पता चल गया। अब साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गोल्जी बॉडी केवल बनाता ही नहीं है, ले जा करके डिलीवर भी करता है, चीजों को पहुंचाता भी है डेस्टिनेशन तक, मतलब पूरा काम कंप्लीट करता है, अधूरा नहीं कि बना दिया बस रिलीज कर दिया, जिसकी मर्जी वो लेके जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, बनने के बाद इसको ये साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा, कुछ टाइम तक ये वेट करेगा कि अगर किसी को अगल बगल ही इसके प्रेजेंट कोई ऑर्गेनेल है, उसको नीड है तो वो ले ले। लेकिन अगर जब इसको फील होता है कि जैसे यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी, इसके अगल बगल इधर एरिया में, जस्ट आसपास के एरिया में अगर कोई ऑर्गेनेल है जिसको ये चीज की जरूरत है, वो लेना चाह रहा है तो वो ले ले। लेकिन जब इसको फील होता है कि हाँ इसे कोई भी यूज अभी नहीं कर रहा है, तो फिर ये चेक करना स्टार्ट करता है कि किस लोकेशन पे ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। जैसे ही इसको पता लग जाएगा कि हाँ सेल के अंदर ये जगह है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन की बहुत नीड है, तो ये क्या करेगा, उस चीज को वहां पे ले जा करके डिलीवर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। सपोज ये है बहुत सारी सेल, अरे ठीक है, हम बनाते हैं ऐसे मोटा ना टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग सेल्स हैं,
सपोज बहुत सारे सेल्स ऐसे बगल बगल प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस सेल में क्या हो रहा है, देखो अब सेल में क्या है कि इस सेल में हमारा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है और यहाँ पे गोल्जी बॉडी ने ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाया वो इसी सेल में है और गोल्जी बॉडी जिसने बनाया वो भी इसी सेल में है, ठीक है। और इसको पता चला कि इस ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत सेल में इसके आसपास कहीं भी नहीं पड़ रही है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सेल में इस जगह पे रिक्वायर्ड है। इसको पता चल रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत है यहाँ पे और बना तो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, लेकर के जाएगा इसको और यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करेगा जहाँ कहीं भी सेल के अंदर नीड है इस ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया इस ग्लाइकोप्रोटीन का सेल के अंदर, मतलब जिस सेल के अंदर है ये उसी सेल के अंदर अगर कहीं भी रिक्वायर्ड है तो ये लेकर के जाएगा, लेकर के आ गया। यहाँ पे इसने गोल्जी बॉडी ने क्या किया, रिलीज किया ग्लाइकोप्रोटीन अपने वेसिकल्स के थ्रू। और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसी वेसिकल के थ्रू, जिस वेसिकल में ये पैक्ड है मटेरियल, ठीक है। ये वेसिकल लेकर के गया जहां कहीं भी रिक्वायर्ड थी वहां पे इसको रिलीज किया मटेरियल और फिर वेसिकल वहीं पे डीजनरेट हो जाता है, मतलब वेसिकल ऐसे जाता है अपनी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और फिर सारा मटेरियल ऐसे निकल जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद ये जो हमारा वेसिकल है ये भी सेल से डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो इधर क्या हुआ, यहाँ पे रिक्वायर्ड थी जगह, ठीक है, रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया यहाँ से, ठीक। लेकिन कभी कभी ना इस गोल्जी बॉडी को एक बार के लिए ऐसा फील हुआ कि इस ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत यहाँ पे इस सेल के इस लोकेशन पे, मतलब दूसरे सेल में जो इसके एडिशन में है इधर भी रिक्वायर्ड, ठीक है, और इधर भी रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, ये गोल्जी apparatus बैठा नहीं रहेगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन को ले करके वो इधर भी भेजेगा, अपने वेसिकल में पैक करेगा और वेसिकल को समझाएगा कि इस लोकेशन पे ले जा करके डिलीवर करें। तो वो वेसिकल जो गोल्जी apparatus ने बनाया था ग्लाइकोप्रोटीन का, वो वेसिकल एक ही तो बनाता नहीं है, बहुत सारा बनाता है, ठीक है। तो ये सपोज दूसरा वेसिकल है, ये भी है, बहुत सारे वेसिकल्स हैं जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन भरे हुए हैं। तो अब इसको यहाँ भी ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट करेगा और यहाँ भी ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करेगा कौन, गोल्जी बॉडी अपने वेसिकल में ग्लाइकोप्रोटीन को पैक करके भेजेगा, ठीक है। तो सेल के अंदर रिक्वायर्ड था तो भी गोल्जी बॉडी ने प्रोवाइड किया, ये तो उसी सेल में प्रोवाइड किया ना, ये लोकेशन वही लोकेशन है जिस लोकेशन पे हमारा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, इसी सेल में ये सब सपोज करो ये सेल नंबर 1 है, ये 2 है, 3 and 4 and 5, सपोज 5 में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो नंबर 1 वाली सेल है अपनी, उसी नंबर 1 सेल में क्या है, गोल्जी बॉडी भी है और जरूरत भी थी, तो भी इसने ट्रांसपोर्ट किया। सेल नंबर 2 में रिक्वायर्ड था, सेल नंबर 3 में रिक्वायर्ड था और 4 में भी रिक्वायर्ड था, तो भी इसने सबको प्रोवाइड किया मटेरियल, सबको मटेरियल दिया, है ना। तो मतलब हमको क्या समझ आ रहा है कि सेल के अंदर जरूरत हो तो भी गोल्जी बॉडी प्रोवाइड करेगा, सेल के बाहर जरूरत होगा तो भी गोल्जी बॉडी प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि इस सेल का गोल्जी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो ये अगल बगल के सेल से थोड़ा ले रहा है, ठीक है। तो यही बात है कि सेल के अंदर कंक्लूजन हमको इस बात से यही निकल रहा है, यहाँ से मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कंक्लूजन किसी भी डेस्टिनेशन पे रिक्वायर्ड होगा मटेरियल जो गोल्जी बॉडी ने बनाया है, तो गोल्जी बॉडी उसको ले जा करके देगी, चाहे वो सेम सेल में रिक्वायर्ड हो, मतलब जिस सेल में हमारा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है उसी सेल में रिक्वायर्ड हो, चाहे वो डिफरेंट सेल में रिक्वायर्ड हो जहां हमारा ये गोल्जी बॉडी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। चाहे डिफरेंट सेल्स में रिक्वायर्ड हो चाहे सेम सेल में रिक्वायर्ड हो, वो दोनों ही लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करेगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन उसी सेल में हो रहा है जहाँ पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को बोला जाता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल में मैं ये बताऊंगा, ठीक है, इसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन।
मतलब डेफिनेशन इसमें तुम लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉडिफाइड मटेरियल, transportation of modified material done by transportation of modified material done by the Golgi body, done by the Golgi body located in the same cell, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। यही वर्ड याद रखना, इसी वर्ड से भी तुमको समझ आएगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉडिफाइड मटेरियल डन बाय द गोल्जी बॉडी लोकेटेड इन द सेम सेल। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से मैं तुमको ये बताना चाह रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन अगर सेम सेल में हुआ तो उसको बोल दिया इंट्रासेलुलर, और डिफरेंट सेल में भी हो रहा है, मतलब जिसमें गोल्जी बॉडी ये वाला प्रेजेंट नहीं है वहां भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 2, 3, 4 में भी। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को बोला जाता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉडिफाइड मटेरियल done by the Golgi body located in different cell। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ मॉडिफाइड मटेरियल का ही, सेम टू सेम। गोल्जी बॉडी में ही किया सेम टू सेम, बट डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे ऐसे सेल में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है जहाँ पे जिस गोल्जी बॉडी ने मॉडिफाइड किया है मटेरियल को वो लोकेट ही नहीं करता। मतलब ये कि जहाँ पे ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होकर के मॉडिफाइड मटेरियल बना रहा है, इसमें नहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। गोल्जी बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है और ट्रांसपोर्टेशन कहीं दूसरी सेल में कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। और अगर इसी सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है अपना, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन भी यही भी कर रहा है, तो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। डिफरेंस समझ आया? एक ही सेल में दोनों काम हो रहा है, मॉडिफिकेशन भी और ट्रांसपोर्टेशन भी, तो इंट्रासेलुलर। और एक सेल में फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल में जाकर के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ से हमको गोल्जी बॉडी का लास्ट फंक्शन भी समझ आ गया। वो क्या कि गोल्जी बॉडी क्या एक फंक्शन प्ले करती है, और वो फंक्शन है उसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यहाँ से समझ आ गया इसका लास्ट फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। तो गोल्जी बॉडी के फंक्शन भी हमको आ गए, क्या क्या? स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सिस फेज का भी फंक्शन समझ आ गया। क्या क्या कि ये रॉ मटेरियल कंटेन करने वाले वेसिकल को अपने पास कैच करता है। और एक बात, जो वेसिकल, और एक बात इधर पहले ट्रांसफेज का फंक्शन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी का। ट्रांसफेज का फंक्शन क्या था कि ये मटेरियल को, जो मॉडिफाइड मटेरियल है उसको रिलीज आउट करता है। ठीक है, तो सिस फेज का फंक्शन हो गया, ट्रांसफेज का फंक्शन हो गया, गोल्जी बॉडी का फंक्शन हो गया। और एक बार वो ये दो टाइप की वेसिकल हमने देखी। वेसिकल्स यहाँ पे जो हमने देखा, वेसिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के वेसिकल्स देखे। एक वेसिकल, एक ऐसा वेसिकल जो क्या कैरी करता है, कैरी रॉ मटेरियल,
ऐसा हमने वेसिकल देखा जिसमें रॉ मटेरियल कैरी होकर के आ रहा है, कहाँ से, रॉ मटेरियल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और दूसरा हमने क्या देखा, एक ऐसा कैरी मॉडिफाइड मटेरियल, modified material from गोल्जी बॉडी, है ना। एक ऐसा वेसिकल हमने यहाँ पे दो वेसिकल देखे ना, एक जो सिस फेस पे आया और एक जो ट्रांस फेस से गया। तो सिस फेस पे जो वेसिकल रीच हुआ है, जो वेसिकल सिस फेस पे आया हुआ है, वो क्या लेके आया है, रॉ मटेरियल लेके आया हुआ है, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ऐसा वेसिकल ये कहाँ पे रीच हुआ है, ये भी नोट कर लेते हैं। ये सिस फेस पे आया है, ठीक है, और ये जो है अपना रिलीज आउट हो रहा है कहाँ से, ट्रांस फेस, ठीक है। तो दो वेसिकल, एक जिसमें रॉ मटेरियल कंटेन है और एक जिसमें मॉडिफाइड मटेरियल कंटेन है, ठीक है। एक जो सिस फेस पे आया हुआ है और एक जो ट्रांस फेस से रिलीज हो रहा है। तो उस वेसिकल को क्या बोलेंगे, जो सिस फेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल लेकर के आया हुआ है, उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल। उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ईआर से रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है गोल्जी बॉडी के पास, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, ठीक है। और एक ऐसा वेसिकल जिसमें क्या है, मॉडिफाइड मटेरियल है और वो गोल्जी बॉडी के ट्रांस फेस से रिलीज आउट हो रहा है, उस वेसिकल को क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक है। ऐसा वेसिकल जो मॉडिफाइड मटेरियल को लेकर के सिक्रीट आउट हो रहा है, उसको बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल। मतलब क्या, सिक्रीटरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड मटेरियल का इसी वेसिकल की मदद से सिक्रीशन कर रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल, और इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, ठीक है। समझ आ गया ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल क्या है और सिक्रीटरी वेसिकल क्या है, ये, ठीक है। एक ऐसा जिसमें रॉ मटेरियल कंटेन है, एक ऐसा जिसमें मॉडिफाइड मटेरियल कंटेन है, ठीक है। तो यहाँ से हमको फंक्शनिंग ऑफ गोल्जी बॉडी समझ आ गई, वही है जो अभी हम पूरा पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारा रॉ मटेरियल रिलीज हो रहा है, ठीक है। ओवरव्यू देख लेते हैं उसका फंक्शनिंग का। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल रिलीज हुआ, अब उसको कौन लेगा, वेसिकल में बैक हुआ, और वो वेसिकल कहाँ गया, सिस फेस पे गया, सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी पे गया। गोल्जी बॉडी के सिस फेस से जाने के बाद फिर क्या होगा, ये स्टोर्ड हो जाएगा, स्टोर्ड इनटू सिस्टर्नी, सिस्टर्नी में स्टोर हो जाएगा। सिस्टर्नी में स्टोर होने के बाद उसी सिस्टर्नी में इसका मॉडिफिकेशन चलेगा, मॉडिफाई होने के बाद अगेन उसको न्यू वेसिकल में पैक किया जाएगा, पैकेजिंग कॉल्ड कहते हैं उसे, ठीक है। और पैकेजिंग होने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप से होता है, एक उसी सेल में इंट्रासेलुलर और एक दूसरे सेल में, ठीक है। सेम सेल डिफरेंट सेल, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर। तो ऐसे ही गोल्जी बॉडी ईआर के साथ एसोसिएट होकर के फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। चार फंक्शन हमने देखे गोल्जी बॉडी के, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। एक लास्ट फंक्शन है, ये क्या, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी से बना हमारा लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बनता है मतलब क्या, जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो क्या कर रही है, वेसिकल्स में मॉडिफाइड मटेरियल भर के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी समटाइम ऐसी सिचुएशन भी आती है कि सपोज गोल्जी बॉडी ने कुछ नया बनाया, ठीक है,
तो सपोज कोई नई डिश बनाएगी, सब ऑर्गेनाइज को ले जाकर के टेस्ट करा रहे हैं कि चेक करो भाई कैसा है ये नया डिश, ठीक है, तो सबको पसंद आया, सबने खाया। लेकिन कभी कभी ना ऐसा डिश बन गया, मतलब ऐसा मॉडिफाइड मटेरियल बना जो किसी को पसंद ही नहीं आया, मतलब टेस्ट उसका अच्छा नहीं था या जो भी रीज़न था, वो किसी भी सेल ऑर्गेनल को पसंद नहीं आया, ठीक है। कोई भी सेल ऑर्गेनल उस मॉडिफाइड मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर क्या हो गया, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहा, ठीक है। समटाइम व्हाट हैपेंस, समटाइम हैपेंस कि गोल्जी बॉडी ने ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर दिया या फिर मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐसा नया चीज बना दिया जिसको किसी भी एक सेल ऑर्गेनल ने यूज नहीं किया, ठीक है। नो एनी सिंगल सेल ऑर्गेनली यूज इट, किसी ने भी इस मॉडिफाइड मटेरियल को यूज नहीं किया, ठीक है। तो फिर क्या, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेफ्ट इनटू साइटोप्लाज्म, ऐसे ही ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा। धीरे 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 क्या हुआ, जैसे जैसे चीजें ओल्ड होती गई, इसमें खुद में चेंजेस आते गए, ठीक है। चेंजेस होते 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 ये बहुत ही डेंजर में बदल गया, मतलब क्या, इसमें भी इसमें जो सामान था वो रखे रखे ना बदलता गया। जैसे होता है कि कोई भी चीज बहुत टाइम तक रख दो तो वो एक्सपायर होने लगती है, तो वो पहले के टाइम, मतलब कोई अगर मेडिसिन है अभी हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट देगी, लेकिन अगर वो गलती से एक्सपायर हो चुकी है तो अब वो क्या हमें बेनिफिट नहीं करेगी, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। उसी तरीके से समझो ये लाइसोसोम क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे स्टोर था, गोल्जी बॉडी को लगा कि ये सबको एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन किसी भी सेल ऑर्गेनल ने इसको यूज नहीं किया और उसकी वजह से इसमें चेंजेस आते गए और ये जो मटेरियल इसमें बना हुआ था मॉडिफाइड मटेरियल, वो मॉडिफाइड मटेरियल अब क्या ऐसे पड़ा रह गया और उसकी वजह से पड़े रहने जाने की वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, हार्मफुल सब्सटेंस में बदल गया, हार्मफुल सब्सटेंस बन गया, हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। ये हार्मफुल सब्सटेंस में बदल गया और हार्मफुल सब्सटेंस में बदलने के बाद ये कैसा हार्मफुल हो गया, बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया, वेरी एसिडिक। हार्मफुल कुछ ऐसा हुआ कि ये वेरी एसिडिक में बदल गया, वेरी एसिडिक, बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। मतलब इसका पीएच अब कैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा कम, मतलब 1 to 3 के रेंज में आ गया, बहुत ही ज्यादा कम पीएच हो गया, ठीक है। पीएच कम हो गया, 1 से लेकर 3 का बीच इसका पीएच रेंज करने लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक हो गया। और उसके बाद फिर इसका कुछ अलग से नाम पड़ गया, मतलब अब क्या है कि जब ये हाईली एसिडिक हो गया ना तो इसके अंदर ये जो मटेरियल था ये एकदम से डेंजर हो गया। अब ये जिस भी सेल ऑर्गेनल के पास सपोज ये कहीं पे भी अगर सेल में गिरना था तो उतनी जगह सेल की अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनल वगैरह एग्जिस्ट करता है तो वो डैमेज हो जाता था। अब किसी भी चीज के ऊपर अगर एसिड डाला जाए तो वो क्या है, खराब ही हो जाएगा। तो वैसे ही ये लाइसोसोम एक्ट करने लगा कि अब इसका नाम पड़ गया क्या, लाइसोसोम। पहले तो जब कोई भी मॉडिफाइड मटेरियल जाता था जिस वेसिकल में पैक होता था उस वेसिकल को हम बोलते थे सिक्रीटरी वेसिकल, लेकिन इस वेसिकल में जो मटेरियल था उस मटेरियल को किसी भी सेल ऑर्गेनल ने यूज नहीं किया, वो सेल में ऐसे ही स्टोर्ड रह गया। स्टोर्ड रहते रहते ये वेरी एसिडिक कन्वर्टेड हो गया और एसिडिक होने के साथ साथ इसका नेचर पहले के कंपैरिजन में बदल गया और अब इसका नाम भी बदल गया, वो क्या हो गया, लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया इन ऑर्डर टू सेंस कि जो हमारा गोल्जी बॉडी था उससे गलती से एक नया ऑर्गेनल का फॉर्मेशन हो गया, नए ऑर्गेनल की फॉर्मेशन हो गई और वो नया ऑर्गेनल क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। और ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम भी अपना फंक्शन प्ले करने लगा। इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल के अंदर चेक करता रहता है, सेल की एक्टिविटी को चेक करता रहता है, सेल के ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को चेक करता रहता है और जिसके भी ऊपर इसको डाउट लगता है कि हाँ ये अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, तो ये क्या करेगा, जाएगा, सपोज ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, ठीक है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, इसको अगर लग रहा है कि हाँ ये जितनी एटीपी का प्रोडक्शन करना है उतना एटीपी ये नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा, तो ये लाइसोसोम गया, ठीक है, और इसमें अपना एसिडिक एंजाइम लेके गया है, और अब क्या करेगा, थोड़ा सा एसिडिक एंजाइम जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो इसकी मेम्ब्रेन पे सिक्रीट करेगा, और मेम्ब्रेन के थ्रू वो जब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आ जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया एसिडिक था, ये कैसा मटेरियल था, एसिडिक था, और किसी भी चीज के ऊपर जब एसिड डाला जाता है तो वो मटेरियल डैमेज होकर खराब हो जाता है, तो वैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो जाएगा, और फिर सेल में से कुछ टाइम के बाद वेस्ट के फॉर्म में इसको रिलीज आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगा, सारे सेल एक्टिविटी को चेक करने लगा, ठीक है, और सेल में ऐसे ही कंट्रोल करने लगा। तो ओवरऑल ये किसका प्रोडक्शन है, गोल्जी बॉडी का। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल से ही बना, और वो सेल ऑर्गेनेल क्या था, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी हो गया फिनिश, ठीक है, गोल्जी बॉडी ओवरऑल खत्म हो गया। गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया, उसके कितने टाइप्स हैं, मतलब उसके फंक्शंस, फेसेस के कितने टाइप्स हैं, सिस फेस, ट्रांस फेस, ये सारी चीजें सब कुछ डिस्कशन गोल्जी बॉडी पे डन, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वही है हमारा लाइसोसोम, जो अभी हम पढ़ रहे थे। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम क्या होता है, कैसे होता है, उसमें मेम्ब्रेन होती है या नहीं, ठीक है। फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि गोल्जी बॉडी की उसका फॉर्मेशन कर रही है, कैसे कर रही है वो भी पता कर लिया कि गोल्जी बॉडी मटेरियल को मॉडिफाई करती है, और मॉडिफाई करने के बाद अगर किसी ऑर्गेनल ने यूज कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो वो सेल में ऐसे स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद में वो एसिडिक नेचर का बनने के बाद लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये था लेक्चर कंप्लीट, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।